या आज से हम लोग जो टेस्ट शुरू कर रहे हैं जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी के बैनर तले। तो उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर करके आपको भेजा हुआ है, बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिसे मुझे आपसे डिस्कस करना था, बट टेक्निकल इशू की वजह से उसमें थोड़ा सा देरी हो गई। तो नाउ आई वुड लाइक टू शेयर दैट पीडीएफ फाइल and I think it's visible. Is it visible on your screen? नो सर। नो सर, ये तो ब्लैक है। नो Nothing is visible on your screen. पर विजिबल। यस सर Yes, जाओ sir. देखे। अब दिख रहा है सर? इट इज विजिबल। Okay, अब आ गया सर? okay, okay, okay. So actually, you will get that there are some important questions, and already I said you ki please drop message in WhatsApp group ताकि और लोग उसे ज्वाइन कर सके। या सर धर्मप्रिया मैम ने डाल दिया। ओके ओके, तीनों ग्रुप पे डाल दिया गया है, दोनों तीनों ग्रुप पे। एक तो टेस्ट सीरीज का ग्रुप है और एक जो हाउ मेनी पीपल हैव जॉइंड अस? 25। Okay, 25. Okay, Five. doesn't matter 24 or 25. But I think that without delaying, now we should start because you all gave your time and now 24 or 25 people have joined this session. And here are very important questions और एक एक questions को हम लोग लेके discuss करेंगे. And I feel regret that you have to wait because I myself was trying to come with you on time. Even I started it on time, but due to technical issue or technical problem, we could not join and we got late. I think half an hour. So on your screen, you are getting JS English Literary Society. That is a well-known. You can say it's a well-known institution of Northern India, which was established in 2006 in Allahabad. Since that time, we are running our classes, and you will come to know more than 300 students. They all have been selected in higher education, TGT, PGT, GIC lectureship. Now, you all have given your beautiful company, and it's my prayer to Almighty God that you will be selected in coming examination. My dua, my a lot of love is for you. एंड वन थिंग यू विल कम टू नो कि जो आज हम लोग क्वेश्चन जो कवर करने जा रहे हैं उसमें केवल हमने 10 क्वेश्चन रखा हुआ है और उस 10 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वो 10 क्वेश्चन में कम से कम आपको 50 क्वेश्चन से ज्यादा मिलेगा। एक एक टर्म को आपको देखना है, जो एक्सप्लेन मैं करूंगा उसे आपको देखना है। लास्ट में मैंने उसके आंसर्स भी आपको एक्सप्लेनेटरी आंसर मैंने भेजे हैं और आप ये समझिए कि एक एक चीज को लेने में, उसको तैयार करने में कि हाउ मच टाइम आई हैव टू गिव, काफी ज्यादा समय लगा उसको सब कुछ करने में। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट ईयर आए भी हैं, पूछे भी गए हुए हैं, खासकर 2016 के पीजीटी में वो पूछा गया है और 2016 का जो पीजीटी का पेपर है उसमें मैंने उसी क्वेश्चन को लिया है जो टीजीटी के हिसाब से सिलेबस में रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने देखा होगा 2016 का जो पेपर था, चाहे टीजीटी का हो पीजीटी का हो, पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया था। उसमें फैक्ट रहते थे और सारे फैक्ट आपको जानना जरूरी होता था। इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द फैक्ट तब आपको दिक्कत होती है। इसलिए मैंने क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो मैंने चेंज कर दिया है और उसमें आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन में करीब आपको 7-8 पॉइंट्स मिलेंगे और वो सारे पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू गो विद योर आंसर। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो उसमें टर्म दिया गया है और उसके प्रोपाउंडर का नाम दिया गया है। प्रोपाउंडर का मतलब कि उस टर्म को यूज करने वाले पहले आदमी का नाम। आप देखेंगे पहला टर्म है निगेटिव कैपेबिलिटी। अभी हाल ही में मैंने पीजीटी की क्लास ली थी, तब भी मैंने पढ़ाया था कि निगेटिव कैपेबिलिटी जो फ्रेज है ये जॉन कीट्स की देन है। किसकी देन है? जॉन कीट्स की देन है। जॉन कीट्स रोमांटिक एज के पोएट हैं और वो जो है यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स में आते हैं। उनके लिए अगर आपको याद होगा कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री भी
यूज किया गया था। तो जो जॉन कीट्स है वो आपके यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था निगेटिव कैपेबिलिटी। तो निगेटिव कैपेबिलिटी वाज गिवन बाय हुम, बाय जॉन कीट्स। और जॉन कीट्स को किंग ऑफ इंग्लिश ओड कहा जाता है। जॉन कीट्स ने बहुत सारे खूबसूरत ओड से लिखे हैं, जिसमें जो है आपका ओड टू नाइटिंगेल है, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न है, ओड टू साइकी है, ओड टू ऑटम है। यू विल कम टू नो ये सब बहुत फेमस ओड्स है। उसके अलावा उनका एक फ्रेगमेंट्री एपिक रहा है, जिसका उस फ्रेगमेंट्री एपिक का नाम था, अगर आपको याद होगा, हाइपीरियन है। उनकी और पोयम फॉलिंग ऑफ हाइपीरियन है। उनका एक ओड बहुत फेमस है, ला बिलीडेम सांस मर्सी, जिसमें एक नाइट को लेकर के और साथ ही साथ किसका लेकर के जिक्र किया गया, एक फेरी के लव अफेयर को दिखाया गया है। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में निगेटिव कैपेबिलिटी, यह एक कॉन्सेप्ट है जो जॉन कीट्स ने दिया है। तो पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो जॉन कीट्स हैं, ये रोमांटिक एज के पोएट्स हैं, बहुत यंग एज में बेचारी दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। और इन्होंने जो है इगोटिस्टिकल सबलाइम जैसे फ्रेज का यूज किया है। और यह जो इगोटिस्टिकल सबलाइम है, यह उन्होंने जो फ्रेज यूज किया था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। तो ऐसा नहीं कि मैं केवल निगेटिव कैपेबिलिटी और जॉन कीट्स को लेके बात कर रहा हूँ। निगेटिव कैपेबिलिटी का संबंध तो जॉन कीट्स से है ही है, लेकिन जॉन कीट्स से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को भी मैंने आपसे डिस्कस किया। और जिस ओल्ड जनरेशन ऑफ पोएट्स में वो आते हैं, ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स में वो आते हैं, उनमें जो है लॉर्ड बायरन थे और पीबी शेली थे, उन्हीं के साथ थे। तो मैं समझता हूँ आप सब लोगों को पहला पॉइंट तो कंफर्म हो गया होगा। जो पहला पॉइंट निगेटिव कैपेबिलिटी है, किससे रिलेटेड है, जॉन कीट्स से रिलेटेड है। जॉन कीट्स किस एज के पोएट है, रोमांटिक एज के पोएट है। रोमांटिक एज में भी किस किस कैटेगरी में आते हैं, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री के भी वो हिस्सा है, साथ ही साथ एक और स्कूल ऑफ पोइट्री के, जिसका क्या कहना है, ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स वो हिस्सा है। इनको किंग ऑफ इंग्लिश ओड कहा जाता है। इन्होंने खूबसूरत ओड लिखे हैं। इनका एक एपिक है, फ्रेगमेंट्री एपिक है, जिसका नाम हाइपीरियन है। एक और पोयम है, फॉलिंग ऑफ हाइपीरियन है। सच थिंग्स यू विल कम टू नो, तमाम ओड्स है, लाबिलिडेम सर्स मर्सी है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। कई बार पूछा जा चुका है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड को यूज करने वाले आदमी का क्या नाम है, मार्टिन एस्टलिन। ये भी सही है, इसमें किसी तरह का कोई गलती नहीं है। और आपको समझना चाहिए कि जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, यह मॉडर्न एज की देन है। अभी हाल ही में मैंने 1 या 2 दिन पहले एक लेक्चर ड्रामा पर दिया था, तब मैंने बताया था कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड मॉडर्न एज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और वह पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक्सपीरियंसेस को शो करता है। उस थिएटर ऑफ एब्सर्ड से जुड़े हुए एक बड़े ड्रामेटिस्ट का नाम है हैरोल्ड पिंटर, जिन्होंने द बर्थडे पार्टी लिखा था। और एक और ड्रामेटिस्ट है सैमुअल बेकेट, जिन्होंने लिखा था वेटिंग फॉर गोडो और एंड गेम नाम का ड्रामा लिखा हुआ था। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है, यह एक ऐसा प्ले है जो मीनिंगलेस लाइफ के बारे में जिक्र करता है। यह एक ऐसी लाइफ जिसमें ट्राउमा है, पेन है, स्टेन है, एग्नी है, ग्रीफ है, पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस को लेकर के जिक्र करता है। या सेकेंड वर्ल्ड वार के में कितना ज्यादा जो है एक तरह से सिचुएशन बहुत ही बुरा था, उसको लेकर के वो बात करता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक विलियम जेम्स की देन है, ये भी सही है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस जो टेक्निक है, विलियम जेम्स, जो कि अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में 1890 में इन्होंने यह कॉन्सेप्ट दिया था। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक जो है किसकी देन है, विलियम जेम्स की देन है। और विलियम जेम्स ने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने 1890 में दिया। और आपको याद रखना चाहिए कि जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट 1890 में दिया, तो वह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होकर के आता है, क्योंकि बाद में जो है उसी कॉन्सेप्ट को मॉडर्न एज के नावलिस्ट जो है, जिसमें आप एक नाम, बड़ा नाम है, जेम्स जॉयस है, वर्जीनिया वुल्फ है, इन लोगों ने अपनी नावल मिसेस डॉलोवे, टू द लाइट हाउस, यूलिसिस, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन में इसको अप्लाई किया हुआ था। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस किसकी देन है, विलियम जेम्स की देन है। पैथेटिक फैलेसी जॉन रस्किन की देन है। पैथेटिक फैलेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर पांचवा पॉइंट है ब्लैंक वर्ड्स, हेनरी होवर्ड अर्लाफ्सरे। ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लैंक वर्ड्स को सबसे पहले इंग्लिश में किसने यूज किया है, हेनरी होवर्ड अर्लाफ्सरे ने यूज किया है। कब यूज किया है, जब उन्होंने वर्जिल की एनीड का ट्रांसलेशन किया था, बुक 2 एंड बुक 4। वर्जिल का जो एनीड है वह लिटरेरी एपिक का एग्जाम्पल है, लैटिन में लिखा गया था। वर्जिल एक रोमन पोएट थे, और उसके बाद उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन 1540 में
उनकी दो किताबों का, बुक 2 एंड बुक 4 का ट्रांसलेशन किसने किया था? हेनरी होवर्ड अल्लाफ्सरे ने किया था और ब्लैंक वर्ड्स में किया था। तो सबसे पहली बार ब्लैंक वर्ड्स का यूज जो है इंग्लिश लिटरेचर में अगर किसी ने किया तो उनका क्या नाम है? हेनरी होवर्ड अल्लाफ्सरे। फ्री वर्ड्स का यूज सबसे पहले वाल्ट व्हिटमैन ने किया है अपनी किताब लीव्स ऑफ ग्रास में, जो 1855 में आती है। फ्री वर्ड्स को जो है फ्रेंच में वर्ड्स लिब्रा भी कहा जाता है। फ्री वर्ड्स को इंग्लिश में ओपन फॉर्म भी कहा जाता है। यह जो है इसका कोई सेट स्टैंजा फॉर्म नहीं होता, इरेगुलर राइम पैटर्न और इरेगुलर मीटर होता है। और जो ऊपर ब्लैंक वर्ड्स है वह अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स होता है, आयाम्बिक मीटर में होता है। हीरोइक कपलेट का यूज सर थॉमस यॉट ये गलत है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऑप्शन 7 है वो गलत है। और हीरोइक कपलेट का यूज आप सबको पता है, सबसे पहले जियोफ्रे चौसर ने किया है। कहाँ पे किया हुआ है? लीजेंड ऑफ गुड वुमेन अपनी किताब और कैंटरबरी टेल्स में किए हैं। जियोफ्रे चौसर एज ऑफ चौसर से बिलोंग करते हैं। एज ऑफ चौसर द मिडिल एजेस का हिस्सा है और एज ऑफ चौसर कब से कब तक? 1350 से लेकर 1400 ईस्वी तक रहा है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पे जो गलत आंसर है वो क्या है? क्वेश्चन 1 का 7 हीरोइक कपलेट। और हीरोइक कपलेट जो है सर थॉमस यॉट ने नहीं इंट्रोड्यूस किया है, बल्कि हीरोइक कपलेट को सबसे पहले जियोफ्रे चौसर ने, जो द मिडिल एजेस के पोएट हैं। द मिडिल एजेस में एक एज आता है जिसका नाम था एज ऑफ चौसर, उसमें उन्होंने उसका यूज किया है। और चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। अर्नोल्ड ने कहा था कि विद हिम आर रियल पोइट्री वॉज बॉर्न। चौसर का कॉन्सेप्ट ये था कि उन्होंने 3 किंग्स की सेवा की है। चौसर ने 3 लैंग्वेज में लिखा है। चौसर ने मिडलैंड डायलेक्ट का यूज किया हुआ है। चौसर ने चौसरियन स्टैंजा का इजाद किया है। चौसरियन स्टैंजा 7 लाइन्स स्टैंजा में होता था, उसको राइम रॉयल भी कहा जाता था। तो जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम उसी पैटर्न पे डिटेल में चल रहे हैं जिस पैटर्न पे आपको होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन 1 है, ऑप्शन 7 है, 7 ऑप्शन में तो आपको 7 आंसर मिल ही रहे हैं, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन में करीब करीब आपको 20 तक क्वेश्चन और आंसर्स मिल रहे हैं, क्योंकि पैटर्न अब बदल चुका। आप उस पैटर्न पे ना रहिएगा मिल्टन वॉज बॉर्न इन 1608 तो सही हो गया। आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया है, जिस हिसाब से मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ, उस पैटर्न को आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में हीरोइक कपलेट का आंसर क्या होगा? जियोफ्रे चौसर होंगे। और जो ऑप्शन सर थॉमस यॉट आया हुआ है, सर थॉमस यॉट को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो सोनेट को इंट्रोड्यूस किया है, सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस यॉट इन इंग्लैंड। तो मेरे ख्याल से आपको पहला आंसर का क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? Okay, I got only the answer of Rakib, the response of Rakib. सबको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? जी सर। यस सर। ठीक है, आपको इसी पैटर्न पे चलना है। जितनी चीजें आपको बताई गई हैं उस चीज को बहुत अच्छे ढंग से आपको एकदम क्लियर कर लेना। जो भी चीजें एक्सप्लेन की जा रही हैं, कहीं कोई डाउट होगा, पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पर भी रहेगा, हर जगह पर आप उसको मैच करना चाहेंगे तो दोबारा आप उसको मैच कर सकते हैं। और आप ये समझिएगा कि इसको तैयार करने में मुझे बहुत लेबर करनी पड़ी, इसलिए बहुत शिद्दत के साथ आप सुनिए और बहुत शिद्दत के साथ अपना पार्टिसिपेशन दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि या प्लीज म्यूट, किसी ने अनम्यूट किया? सब कोई म्यूट कर लीजिए। जब मैं क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपसे जानना चाहूंगा रिस्पॉन्स, तभी आप करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा एक करेक्ट नहीं है? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा इज चौसर, सही है ऑप्शन। चौसर इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये भी ऑप्शन सही है। और ये टाइटल उनको किसने दिया था? मैथ्यू अर्नोल्ड ने दिया था। मैथ्यू अर्नोल्ड ही कहते हैं कि विद हिम आर रियल पोइट्री वाज बॉर्न। तो चौसर इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट जो है मैथ्यू अर्नोल्ड का है। मैथ्यू अर्नोल्ड सेड विद चौसर आर रियल पोइट्री वाज बॉर्न, ये भी ऑप्शन सही है। Chaucer's period covers the time from 1350 to 1400, ये भी सही है।
इन कैंटरबरी टेल्स नाइट इज एन आइडियल कैरेक्टर, ये भी ऑप्शन सही है। चौसरियन स्टैंजा आर राइम रॉयल हैज 8 वर्ड्स लाइन्स, ये ऑप्शन गलत है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन एफ गलत है। क्यों? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो चौसरियन स्टैंजा होता है या जो राइम रॉयल होता है वह 7 लाइन्स का होता है। कितनी लाइन्स का होता है? 7 लाइन्स का होता है। एक इसमें डेट दी गई है कि ब्लैक डेथ ऑकर्ड इन 1348, बिल्कुल सही है। पीजेंट रिवोल्ट इन 1381, ये भी सही है। वाइट टाइलर वाज द लीडर ऑफ पीजेंट रिवोल्ट, ये भी सही है। ये दोनों घटना चौसर के समय में हुई थी, बड़ी घटनाओं में मानी जाती है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए क्या कि ब्लैक डेथ कब हुआ था? 1348 ईस्वी में। पीजेंट रिवोल्ट कब हुआ है? 1381 ईस्वी में। और पीजेंट रिवोल्ट के लीडर का क्या नाम है? वाइट टाइलर। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो अबाउट कि ये चीजें रही है। फिर से मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन एफ है वो गलत है। चासरियन स्टैंजा या राइम रॉयल जो स्टैंजा है वह 8 लाइन्स का होता है। इसी से जुड़ी हुई चीजों को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जहां तक स्टैंजा की बात होती है, कपलेट मीन्स 2 लाइन्स स्टैंजा, टर्सेट मीन्स 3 लाइन्स स्टैंजा, टर्जा राइमा भी 3 लाइन्स स्टैंजा होता है। टर्जा राइमा इटालियन स्टैंजा फॉर्म है जिसको पीबी शेली ने अपनी पोयम ओ टू द वेस्ट विंड में यूज किया हुआ है। क्वाट्रेन मीन्स 4 लाइन्स स्टैंजा, सेस्टेट मीन्स 6 लाइन्स स्टैंजा। चासरियन स्टैंजा या राइम रॉयल आपका क्या था? 7 लाइन्स स्टैंजा। ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स स्टैंजा। अटवा राइमा मीन्स 8 लाइन्स स्टैंजा। स्पेंसरियन स्टैंजा मीन्स 9 लाइन्स स्टैंजा। तो मैंने आपको स्टैंजा भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि नियर फ्यूचर में अगर आता तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? चौसर से रिलेटेड है। चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले जो है हीरोइक कपलेट का यूज किया इंग्लिश लिटरेचर में। उनको फादर ऑफ स्टोरी टेलिंग राइटर कहा जाता है और उन्होंने मिडलैंड डायलेक्ट का यूज किया है। उन्होंने 3 किंग्स की सेवा की, 3 भाषाओं में लिखा है। उनका मास्टरपीस कैंटरबरी टेल्स है जिसका आइडियल कैरेक्टर नाइट है और पहला कैरेक्टर भी वही है। कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने कहा अप्रैल इज द मंथ ऑफ सन एंड शार। ये सब जो यहाँ पे नहीं है उससे अलग हम लोग बात कर रहे हैं, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि चौसर ने इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर का बात कही हुई है। इंडिविजुअल कैरेक्टर वह कैरेक्टर होता है जिसकी अपनी अलग पहचान होती है। टाइप कैरेक्टर वह कैरेक्टर होता है जो किसी समाज के एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, वह टाइप कैरेक्टर होता है। तो बहुत सारा चौसर से शुरू होता है। चौसर ने आयरनी का यूज किया और लाइट सटायर का यूज किया। दीज थिंग्स वी फाइंड। 2 डेट मैंने लिया हुआ है। एक डेट है कि ब्लैक डेथ कब आया था? चौसर के समय में आया था 1348 में। पीजेंट रिवोल्ट 1381 में। वाइट टाइलर वाज द लीडर ऑफ पीजेंट रिवोल्ट। और आप देखेंगे कि डीएसएसबी में जो दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड है वहां पे चौसर से कई क्वेश्चन आए हुए। आपके यहाँ चौसर नहीं है लेकिन हमने चौसर को डिटेल में नहीं पढ़ा है। हमने चौसर के वही पॉइंट्स को लिया हुआ है जो आपके काम का है, जो आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने उसी पॉइंट्स को उठाया हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड में चौसर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन, क्वेश्चन 2 का पहला ऑप्शन है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा इस चौसर, यह सही है। लेकिन मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कौन था? जॉन वाइक्लिफ थे। एक्चुअली में हुआ क्या था, जब चौसर आते हैं तो रिनेशा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो अपने साथ लेकर के आते हैं। जब जॉन वाइक्लिफ आते हैं तो रिफॉर्मेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने साथ लेकर के आते हैं। जो रिनेशा था वह इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, जो रिफॉर्मेशन था वह स्पिरिचुअल मूवमेंट था और दोनों मूवमेंट साथ साथ चलता है। रिनेशा इंग्लैंड में 16 सेंचुरी में आता है और उसी के साथ साथ वहां पे रिफॉर्मेशन भी आता है। लेकिन रिफॉर्मेशन जो है अपनी ऊंचाई पर कब पहुंचता है? आपका एज ऑफ जॉन मिल्टन में। जबकि रिनेशा इंग्लैंड में अपनी ऊंचाई पर कब पहुंचता है? एलिजाबेथन एज में, जब शेक्सपियर का आना होता है, स्पेंसर का आना होता है, फ्रांसिस बेकन का आना होता है, सर फिलिप सिडनी का आना होता है। मैं केवल इतना चीज जानना चाहता हूँ कि अगर मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप बोर तो नहीं हो रहे? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कंफ्यूजन किसी तरह का? नो सर, इट्स वेरी गुड है। नो सर, ठीक है सर।
ठीक है, ओके। तो मेरा बस पर्पज यही है कि आपको सारी चीजें आ रही हैं, ऐसा नहीं। यू ऑल आर स्कॉलर्स एंड लवली ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ मिस्टर शमीम। तो ऐसी कंडीशन में आई नो इट वेरी वेल, आपने सब पता है, लेकिन मैं केवल और केवल आपको उस चीज को रिवाइज करा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। मुझे पता है कि यू कैन डू, और आप बहुत अच्छी पोजीशन लेकर के आएंगे। अ लॉट ऑफ दुआ एंड लव टू ऑल ऑफ यू। तो एक चीज उसका ये रहा कि इसको एक्सप्लेन करने का एक पर्पज यही है कि और चीजें क्लियर हो जाए। मैंने बताया कि क्वेश्चन केवल 10 है, लेकिन 10 में से आपको कम से कम 80 90 100 पॉइंट्स मिलेंगे। वो सारे पॉइंट्स अगर क्लियर रहेंगे तो आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑन योर स्क्रीन एंड यू कैन जस्ट सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इनमें से कौन सा मिसमैच है, जो कौन सा ऐसा है जो गलत है। उसमें ऑप्शन ए है द नॉर्मन कॉन्कर्ड इन द बैटल ऑफ हास्टिंग्स इन 1066। ये भी क्वेश्चन जो है आपका डीएसएसबी में या कहीं पर पूछा जा चुका है, डीएसएसबी में शायद आया हुआ पहला पॉइंट वाला, कि जो नॉर्मन युद्ध हुआ था हास्टिंग्स का वो कब हुआ है, 1066 ईस्वी में हुआ है। फिर उसके बाद एक डेट है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, यहाँ पे गलत नोट हो गया था तो सेक्शन को काट करके मैंने नॉर्मन लिखा है। एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350 सही है। इसका मतलब क्वेश्चन 3 का ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन ए क्यों सही है, क्योंकि नॉर्मन वार कब हुआ था, 1066 में हुआ था, और उसमें नॉर्मन जो है क्या हुए थे, विजयी हुए थे। किसको हरा करके विजयी हुए थे, नॉर्मन का जो अगर देखा जाए युद्ध हुआ था सेक्शन से हुआ था। तो नॉर्मन से पहले इंग्लैंड में जो लोग रहते थे वो कौन थे, सेक्शन थे, और सेक्शन का जो पीरियड था वह एंग्लो सेक्शन पीरियड 450 से 1066 था। 1066 में बैटल ऑफ हास्टिंग्स होता है जिसमें नॉर्मन विजयी होते हैं, और तभी से जो है क्या होता है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड की शुरुआत होती है। और देख ही रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन बी है, 3 का बी है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350 है। फिर है डार्क मिडिल एजेस 1350 से 1400, ये गलत। क्वेश्चन नंबर 3 में जो सी है वो गलत है। डार्क मिडिल एजेस का जो पीरियड है वो 1400 से 1450 है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 का सी है डार्क मिडिल एजेस, यह गलत है, बल्कि यह किसका पीरियड है, यह एज ऑफ चौसर का पीरियड है। एज ऑफ चौसर जो था 1350 से लेकर 1400 ईस्वी तक रहा है। तो ये डेट आपको समझना है कि डार्क मिडिल एजेस का जो सही पीरियड है वो 1400 से 1450 है। इसका मतलब सी गलत है, लेकिन जो समय 1350 से 1400 दिया गया यह एज ऑफ चौसर का है। अगला है एंग्लो सेक्शन 450 से 1066 सही है, यह इंग्लिश लिटरेचर का पहला एज था। इसके बाद कौन सा एज आता है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड आता है, जो अभी आपके क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए और बी में आप इसे देख सकते हैं। फिर आपका देखेंगे कि द मिडिल एजेस 1066 से 1450 बिल्कुल सही है। एज ऑफ रिवाइवल 1450 से 1550, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी गलत है। डार्क मिडिल एजेस का जो टाइम है वो 1400 से 1450 है। डार्क मिडिल एजेस की जगह यहाँ हमने ऑप्शन में रखा था किसका टाइम, एज ऑफ चौसर का टाइम रख दिया था। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे जो द मिडिल एजेस है, द मिडिल एजेस जो है एक बड़ा पीरियड है जो 1066 से 1450 तक चलता है। और 1066 में क्यों शुरू होता है, क्योंकि जो है बैटल ऑफ हास्टिंग्स हुआ था, और बैटल ऑफ हास्टिंग्स में नॉर्मन विजयी हुए थे, तो वहीं से द मिडिल एजेस की शुरुआत होती है। और द मिडिल एजेस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। उसका पहला हिस्सा एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350, दूसरा पीरियड एज ऑफ चौसर 1350 से 1400, और तीसरा पीरियड डार्क मिडिल एजेस 1400 से 1450। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। बाकी एज ऑफ रिवाइवल आपको पता है, रिवाइवल का मतलब रिनेशा का आगमन। रिनेशा वाज अ पैन यूरोपियन मूवमेंट। तो ये जो रिनेशा की डेट दी गई है पूरे यूरोप को लेकर के दी गई है। पूरे यूरोप में जैसे कहा जाता है रिनेशा इटली में 14 सेंचुरी में आया, फ्रांस में 15 सेंचुरी में आया, और इंग्लैंड में 16 सेंचुरी में आया, 1550 के बाद आया है। तो ये जो डेट है एज ऑफ रिवाइवल का, क्योंकि रिनेशा रिवाइव हो रहा था, पूरे यूरोप में फैल रहा था,
तो ये जो एज ऑफ रिवाइवल है ये कब से कब तक, 1450 से 1550, किसके कॉन्टेक्स्ट में, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में है। उसको 100 साल लगा था इंग्लैंड पहुंचने में। और जो एज ऑफ रिवाइवल है या इरिनेशा की शुरुआत की जो एग्जैक्ट डेट है वो 1453 में शुरू होता है, जब तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया था। कॉन्स्टेंटिनोपल, CONSTANTINOPLE, कॉन्स्टेंटिनोपल कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर, रोम साम्राज्य की राजधानी थी, और वह जो है ऑटोमन किंगडम का हिस्सा था। ऑटोमन किंगडम और तुर्किश किंगडम में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था, तो तुर्किश किंगडम के लोगों ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया जो ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी थी, और उसमें वो विजयी होते हैं। तो उसी डेट से माना जाता है कि रिनेशा की शुरुआत हुई। और उस अटैक के बाद जो है राजधानी में रहने वाले लोग जो है क्या होते हैं, अपनी किताबों के साथ, इमेजिनेशन के साथ, थॉट के साथ, आइडियाज के साथ पूरे इंग्लैंड में पूरे यूरोप में फैल जाते हैं। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि क्वेश्चन 3 में मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो ये चीजें मैंने बताई। फिर से मैं कह दूं कि इसमें ऑप्शन सी गलत था। डार्क मिडिल एज का जो टाइम है वो 1400 से 1450 है, और 1300 से 50 से 1400 जो ऑप्शन में रखा गया यह एज ऑफ चौसर का रहा। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि जो एजेस की जहां तक बात आती है, तो मैं इसमें आपको एज ऑफ रिवाइवल तक बताया ही हूँ जो आपके सामने है। एलिजाबेथन एज 1558 से 1603, उसके बाद जैकोबियन एज आता है 1603 से 1625, फिर आपका जो है कौन सा एज आता है, कैरोलिन एज 1625 से 1649, उसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660, उसके बाद रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700 ईस्वी तक, फिर उसके बाद आगस्टन एज 1700 से 1745, फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 से 1785, फिर रोमांटिक एज 1798 से 1837, उसके बाद विक्टोरियन एज 1837 से 1901, फिर मॉडर्न एज 1901 से 1945, फिर पोस्ट मॉडर्न एज। तो इस तरह से इसी में मैंने आपको एजेस को भी लेकर के मैंने बातें आपकी क्लियर कर दी कि क्या क्या है। मुझे लगता है कि आप सबको ये सारी चीज समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी की कोई क्वेरी हो या कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, या मुझे आगे चलने दीजिए। सर आगे चलिए। यस रेस्टोरेशन ठीक है। का बाद में बताइए थोड़ा, रेस्टोरेशन एज का बाद में सर लिख नहीं पाए सर। रेस्टोरेशन एज का जो डेट है वो आपका 1660 से लेकर 1700 ईस्वी तक, और रेस्टोरेशन एज को हम एज ऑफ जॉन ड्राइडन के भी नाम से जानते हैं। उसका बाद सर? उसके बाद का जो आता है उसको हम आगस्टन एज या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहते हैं, जो 1700 से 1745 तक है। द एज ऑफ नाउ सेंसिटिव। या द एज ऑफ सेंसिबिलिटी उसके बाद आता है। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी आपका जो है 1745 से 1785, जिसको हम एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं, या एज ऑफ इनलाइटमेंट भी कहा जाता है। विक्टोरियन एज 1837। या 1837 टू 1901। ओके सर। Now question number 4 is on your screen and you can just see which of the following is mismatched। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार पूछा जा चुका है। एमओरिटी अभी मैं देख रहा था, एमओरिटी का 2016 के पीजीटी में आया हुआ था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इसमें से कौन एक आपका मिसमैच्ड है। एमओरिटी collection of 88 sonnets dedicated to Elizabeth Boyle, Spencer's beloved and wife। ऑप्शन ए इज करेक्ट, उसमें कोई 4 का ए सही है। एमोरिटी क्या है, कलेक्शन ऑफ 88 सॉनेट्स है। किसको डेडिकेट है, एलिजाबेथ बॉयल को डेडिकेट है। किसने लिखा है, एडवर्ड स्पेंसर ने लिखा है, जिसको पोएट कहा जाता है। स्पेंसर की वो बिलव्ड भी थी और उनकी वाइफ भी थी। दूसरा ऑप्शन है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, कलेक्शन ऑफ 108 सॉनेट्स एंड 11 सॉन्ग्स composed by Sir Philip Sidney, a well-known poet of Elizabethan age. It was written in 1582 and published in 1591. Here Astrophel refers to Sidney and Stella, his beloved Penelope Deverick। बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन बी है वो भी सही है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस समय के एग्जामिनेशन में आप ऐसे ही पेपर के लिए तैयार रहिएगा। ऐसे बड़े बड़े ऑप्शन, बड़ी बड़ी चीजों के लिए आपको तैयार करना है अपने आप को, ये चीज आप ध्यान से रखिएगा।
इसका मतलब ये है कि आपको फैक्ट अगर क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फैक्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको इसी पैटर्न पे मैंने पढ़ाया ही है कि एक एक फैक्ट को दे करके। तो एस्टॉफेल एंड स्टेला क्या है, कलेक्शन ऑफ सॉनेट है। किसने लिखा है? सर फिलिप सिडनी ने लिखा है। सर फिलिप सिडनी किस एज के थे? वो एलिजाबेथन एज के थे। और उनके कंटेम्प्रेरी कौन थे? एडमंड स्पेंसर थे। और आपको ध्यान में रखना है कि यह जो कलेक्शन ऑफ सॉनेट है, कितना सॉनेट है? 108 सॉनेट है, 11 सॉन्ग्स है। 1582 में लिखा गया, 1591 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। एस्ट्राफेल इसमें किसका नाम है? एस्ट्राफेल इसमें सर फिलिप सिडनी का नाम, और स्टेला उनकी बिलव्ड का नाम। उनकी बिलव्ड का ओरिजिनल नेम पेनिलोप डेवरेक्स था। डडन सॉनेट कलेक्शन ऑफ 523 sonnets composed by William Wordsworth. Dudden is the name of a city. Option C is wrong. ये सबको पता है कि डडन इज द नेम ऑफ द रिवर, नॉट द नेम ऑफ अ सिटी। बहुत सिंपल सा मैंने आपको दे करके, उसमें अगर आप नहीं पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप गलत कर देंगे, ऐसे ही आपको वहां पे मिलेगा। इसलिए सेंटेंस आपको पूरा पढ़ना है। जब आप सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा इसी में एक एक स्टेटमेंट सही दिया गया है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत दे दिया गया है। तो इसका मतलब कि जो डडन सॉनेट से रिलेटेड है यह गलत है, और इसमें क्या है कि 523 सॉनेट सही है। किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, जो कि रोमांटिक एज के फेमस पोएट है। उनका अपना क्रिएशन जो है द प्रील्यूड है, 1805 में लिखी गई, 1850 में कंप्लीट हुई है। और वह एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी रही, वो सब अपनी जगह है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे चीज रहा। हॉली सॉनेट अ वर्क ऑफ जॉन डन, बिल्कुल सही है। जो हॉली सॉनेट है एक किसका है? वर्क ऑफ जॉन डन। ये भी कलेक्शन ऑफ सॉनेट है, और जॉन डन आपके मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्रीज के फादर कहे जाते हैं या वहां से बिलोंग करते हैं। तो डडन सॉनेट आप जो क्लियर हुआ कि ये चीजें रही हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे सॉनेट की बात हो रही है या सॉनेट का जिक्र हो रहा है, तो मैं एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि सॉनेट में जब आप बात करते हैं तो पुर्तगीज सॉनेट का एक कलेक्शन है। किसने लिखा था? रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखा था। शेक्सपियर एक इंडिविजुअल सॉनेट है, किसका है? मैथ्यू अर्नोल्ड का है। लंदन और मिल्टन, लंदन 1802 और मिल्टन करके एक किसका सॉनेट है? विलियम वर्ड्सवर्थ का है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस किसका है? वर्ड्सवर्थ का है। इसके अलावा जो है, अगर आपको याद होगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉनेट रहा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो जॉन मिल्टन का रहा। एक और इंपॉर्टेंट सॉनेट डेथ शैल नॉट बी प्राउड किसका रहा है? जॉन मिल्टन का रहा है। और एक टाइप होता है कर्टल सॉनेट, 10.5 लाइन का होता है, उसको किसने लिखा था? जीएम हाफिज ने लिखा था। जीएम हाफिज ने इजाद किया था। और कर्टल सॉनेट का एक एग्जांपल है पाइड ब्यूटी, जो जीएम हाफिज का ही है, वह कर्टल सॉनेट का एग्जांपल है। तो इस तरह से सॉनेट पे अगर बात हो रही तो मैं एक आपको एलाबोरेट कर दे रहा हूँ कि और क्या क्या चीजें आप यहाँ पे पा रहे हैं और क्या क्या चीजें आपकी यहाँ पर है रिगार्डिंग सॉनेट। Now, question number 5 is on your screen, and you can just see which of the following is not true about Edmund Spenser. Edmund Spenser से related कौन सी चीज सही नहीं है? ये अभी मैंने देखा था 2016 के पीजीटी में, और एक जगह पर ये क्वेश्चन डीएसएसबी में दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड से रिलेटेड था। और वह क्वेश्चन क्या था? एपिथैलेमियन से था। लेकिन हमने पूरे के पूरे स्पेंसर को एक जगह रख दिए हैं। अगर आप इससे जाएंगे तो स्पेंसर से रिलेटेड मुझे लगता है अगर कोई ऑप्शन या क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यू विल बी एबल टू डू दैट, आप उस चीज को कर सकते हैं। मे आई नो हाउ मेनी पीपल हैव जॉइन्ड द सेशन? 34 sir. ओके, इट्स अ गुड रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एडमंड स्पेंसर? ऑप्शन ए है एपिथैलेमियन इज एन ओड रिटन बाय स्पेंसर टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ एलिजाबेथ व्हाइल हिज वाइफ। सही है, एपिथैलेमियन क्या है? यह एक उनका ओड है, मतलब लिरिक फॉर्म में कोई भी पोयम जो म्यूजिक के साथ गाई जाती है उसको लिरिक ही कहा जाता है। और ये जो उसका मैनर है, तो एपिथैलेमियन इज एन ओड, यह ओड है रिटन बाय स्पेंसर, स्पेंसर के द्वारा लिखा गया, टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ एलिजाबेथ बॉयल। एलिजाबेथ बॉयल की मैरिज को सेलिब्रेट करने मतलब उन्होंने अपनी ही मैरिज को सेलिब्रेट किया। तो एपिथैलेमियन एक ऐसी पोयम है जिसका मतलब होता है सेल्फ मैरिज सॉन्ग। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है प्रोथैलेमियन इज हिज अनदर पोयम व्हिच इज कंपोज्ड टू सेलिब्रेट अदर्स मैरिज। बिल्कुल सही है, प्रोथैलेमियन का मतलब अदर्स मैरिज सॉन्ग।
द फेरी क्वीन इज हिज मास्टरपीस इन एपिकल फॉर्म, बिल्कुल सही है। जो फेरी क्वीन है वो 7 बुक्स में थी, 6 कंप्लीट थी, 7वीं इनकम्प्लीट रही है। जो किलकॉलमन नाम की जगह पर जब उस पैलेस में आग लग गया था तो 7वीं किताब जल गई थी। तो इसका मतलब कि टोटल वह कितनी बुक्स में है, 6 बुक्स में, 7वीं का थोड़ा सा हिस्सा रहा है लेकिन वो भी जल गई थी। तो 6 कंप्लीट बुक्स है। द फेरी क्वीन इज हिज मास्टरपीस इन एपिकल फॉर्म कितनी किताबों में, 6 कंप्लीट बुक्स में है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी है। ही इज नोन एज पोएट, द टाइटल वाज गिवन बाय चार्ल्स लाइम हु इज नोन एज प्रिंस एमंग एसेज। अब ये देखिए कि डी में मैंने 2 तरह की चीजों को रख दिया। एक तो एडमंड स्पेंसर को पोएट कहा जाता है, बिल्कुल सही है। एडमंड स्पेंसर को ये टाइटल किसने दिया, चार्ल्स लाइम ने दिया। चार्ल्स लाइम को खुद क्या कहा जाता है, प्रिंस एमंग एसेइस्ट कहा गया है। और चार्ल्स लाइम को प्रिंस एमंग एसेइस्ट किसने कहा है, ह्यूज वॉकर ने कहा। तो ऑप्शन डी भी सही है। और उसके साथ मैंने एक और जोड़ दिया कि चार्ल्स लैम को प्रिंस एमंग एसेज किसने कहा, ह्यूज वॉकर ने कहा। जॉन मिल्टन वॉज हिज कंटेम्परेरी, ये ऑप्शन गलत है। बहुत सिंपल सा ऑप्शन मैंने रखा, कोई भी आदमी इसे जो है देख करके समझ सकता है कि उनके कंटेम्परेरी जॉन मिल्टन नहीं थे, बल्कि जो है एडमंड स्पेंसर के जो कंटेम्परेरी थे वो कौन थे, फ्रांसिस बेकन थे, विलियम शेक्सपियर थे और सर फिलिप सिडनी थे। सर फिलिप सिडनी उस समय के बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी थे, उन्होंने ही एडमंड स्पेंसर को इंट्रोड्यूस कराया था क्वीन एलिजाबेथ के दरबार में। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखने लायक। दूसरा चीज आपको ये ध्यान से समझने की कोशिश करना है कि जब आप ये बात करते हैं उनके कंटेम्परेरी थे, तो शेक्सपियर ड्रामा के फील्ड में, फ्रांसिस बेकन प्रोज के फील्ड में और सर फिलिप सिडनी एज अ सोनेटियर एंड क्रिटिक। जॉन मिल्टन जो है 1608 में पैदा हुए हैं, 1674 में उनकी मौत हुई है। और जॉन मिल्टन जो है किस एज से बिलोंग करते हैं, प्यूरिटन एज से बिलोंग करते हैं। उनका मास्टरपीस पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन और उनकी कुछ पोयम्स है जिसमें एल एलिग्रो, आई एल पेंसिलेजो, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। उनका एक ड्रामा है जिसमें सैमसन एगोनिस्ट, उनका एक ड्रामा भी है जिसका क्या नाम है, जिसका सैमसन एगोनिस्ट है। आर यू गेटिंग माई वॉइस? Yes, sir. यस सर। ओके ओके। सर सैमसन तो आई एगोनिस्टस की 1671 सैमसन एगोनिस्ट उनका एक ड्रामा है जो 1671 में पब्लिश हुए। मींस आई एम टॉकिंग अबाउट जॉन मिल्टन, थोड़ा सा उनको एलाबोरेट कर दे रहे हैं। और मुझे पता है कि सब कुछ आप जान रहे हैं लेकिन थोड़ा सा और भी किया जा रहा है। उसके बाद जो एफ वाला ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन एफ, द शेफर्ड्स कैलेंडर इज हिज पैस्टोरल पोएम which celebrates the beauty of England in 12 months, स्पेशली कंट्री साइड इंग्लैंड। बिल्कुल सही है। शेफर्ड्स कैलेंडर उनका पेस्टरल पोयम है जिसमें इकलॉग का जिक्र है, ECOLOGU। जो इकलॉग है यह क्या है, यह डिवीजन ऑफ पेस्टरल पोयम होता है। और उसमें जो है यह भी जो आपका है पेस्टरल पोयम का जिक्र किया गया है। और जो कंट्री साइड इंग्लैंड है वो 12 मंथ्स में कैसे नजर आता, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, उसकी ब्यूटी को प्रेजेंट किया गया है। और स्पेंसर एक बड़ी शख्सियत थे। चौसर के बाद अगर कोई बड़ा पोएट आया इंग्लिश लिटरेचर में तो वो एडमंड स्पेंसर ही थे, एलिजाबेथन एज के। एलिजाबेथन एज की डेट क्या है, 1558 से 1603। और एलिजाबेथन एज में बड़े पोएट एडमंड स्पेंसर, बड़े ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर, बड़े प्रोज राइटर फ्रांसिस बेकन और एक क्रिटिक सोनेटियर सर फिलिप सिडनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आप सबको क्लियर हो गया है? अगर सर, कोई डाउट हो जी। सर द सोनेट डेथ शैल नॉट बी प्राउड, ये किसका है? डेथ Death शैल नॉट shall बी। not be, death shall not be proud, that is John Donne का, जॉन ओके डन सर। का। तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा एक ट्रू नहीं है? जॉन ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज एन एग्जांपल ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी। जॉन ड्राइडेन का जो ऑल फॉर लव है यह हीरोइक ट्रेजेडी का एग्जांपल है, बिल्कुल सही है। इट इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, बिल्कुल सही है। इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, बिल्कुल सही है। मैं इस पे इम्फेसिस दूंगा, कई बार ये लोग गलत कर देते हैं कि इट इज रिटन इन हीरोइक कपलेट, क्योंकि जो हीरोइक ट्रेजेडी थी वह हीरोइक कपलेट में लिखी जाती थी। लेकिन बार बार मैंने बताया है कि जॉन ड्राइडेन का ऑल फॉर लव एक्सेप्शनल हीरोइक ट्रेजेडी है जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है।
ऑप्शन नंबर डी है, इट हैज द सब टाइटल द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, बिल्कुल सही है। हीरोइक ट्रेजेडी और रेस्टोरेशन ट्रेजेडी केम इन ऑगस्टन एज, ये ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ई गलत है। और उसके गलत होने के पीछे रीजन क्या है कि हीरोइक ट्रेजेडी जो है कब आती है, रेस्टोरेशन एज में आती है। और रेस्टोरेशन एज में आने की वजह से उसको रेस्टोरेशन ट्रेजेडी कहा जाता है। और जो रेस्टोरेशन एज है उसका डेट क्या है, 1660 से 1700 तक है। रेस्टोरेशन एज के लीडिंग पोएट कौन थे, जॉन ड्राइडन थे। और वो पहले ऑफिशियल पोएट थे। रेस्टोरेशन एज की जो बादशाह थे, किंग थे, उनका नाम था चार्ल्स सेकेंड, जो 1649 में अपने भाई चार्ल्स फर्स्ट की हत्या के बाद जो है कहाँ चले गए थे, फ्रांस चले गए थे। 1660 में उनकी फ्रांस से दोबारा इंग्लैंड को वापसी होती है। तो वहां पे ये चीज आपको समझना है। तो इसमें जो ऑप्शन गलत है, 6 का ई गलत है। और ऑप्शन क्या सही होना चाहिए, ऑगस्टन एज की जगह रेस्टोरेशन एज सही होना चाहिए। ऑप्शन एफ है, जॉन ड्राइडन वाज द लीडिंग पोएट ऑफ रेस्टोरेशन एज, सही है। 1660 से 1700 तक रेस्टोरेशन एज था, बिल्कुल सही है। ड्राइडन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट, यह भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो गलत है ई है कि रेस्टोरेशन ट्रेजेडी ऑगस्टन एज में आती है, नहीं। रेस्टोरेशन ट्रेजेडी किस एज में आती है, रेस्टोरेशन एज में आती है, इसलिए उसको रेस्टोरेशन ट्रेजेडी कहा गया। ऑगस्टन एज का मतलब एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, और ऑगस्टन एज किसके नाम पर रखा गया, किंग ऑगस्टस। किंग ऑगस्टस रोमन किंग थे, उन्हीं के समय जो है होमर वगैरह का आना होता है। जो होमर और उनके ग्रेट पोएट्स या फॉलोअर्स से जो स्टाइल उन्होंने फॉलो किया पोएम को कंपोज करने के लिए, बाद में अलेक्जेंडर पोप और उनकी टीम ने उसको कॉपी किया था। इसी वजह से उसको नियो क्लासिकल एज या ऑगस्टन एज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में जितना बताया गया है, कोई डाउट है किसी को, कुछ जानना है, कोई क्वेरी है? किसी की कोई क्वेरी? हेलो सर। जी, सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रंग था, मिस हो गया था सर। क्वेश्चन नंबर 5 में मैडम सीधा सा दे रहा है, ई जॉन मिल्टन वाज हिज कंटेम्परेरी। जॉन मिल्टन उनके कंटेम्परेरी कहाँ थे, मैंने कितनी बार एक्सप्लेन किया। 5 का ई रॉन्ग है। ओके सर। शुड आई गो अहेड? Yes, sir. Yes, sir. या मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मैं बहुत तेजी के साथ सॉल्व करा रहा हूँ, स्पीड और स्लो नो करना सर, है? नो सर। नो सर, नो सर, ठीक है सर। ओ, 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 ओ। Now question number 7, find out the wrong fact in the following sentences। नीचे के जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें आपको रॉन्ग फैक्ट को फाइंड आउट करना है। पहला है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द लीडिंग पोएट ऑफ रोमांटिक एज, सही है। और रोमांटिक एज की डेट कब से कब तक, 1798 से 1837 है। दूसरा है, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स, बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया था, और उन्होंने किस में दिया था, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में दिया था 1800 में। और हमें पता है कि लिरिकल बैलाड का पहला वॉल्यूम कब आता है, 1798 ईस्वी में आता है, जिसमें जो है कितनी पोयम थी, 23 पोयम थी। और उसको दो लोगों ने मिलकर के लिखा था, एस.टी. कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने। एस.टी. कॉलेज की 4 पोयम थी, वर्ड्सवर्थ की 19 पोयम थी। और उसमें जो है टिंटन अबे महत्वपूर्ण पोयम वर्ड्सवर्थ की थी, राइम ऑफ द एल्सेन मैरिनर महत्वपूर्ण पोयम एस.टी. कॉलेज की थी। और वहीं से नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री किसने शुरू किया, विलियम वर्ड्सवर्थ ने शुरू किया। सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री किसने शुरू किया, एस.टी. कॉलेज ने शुरू किया। तो ऑप्शन बी को लेकर के मैंने काफी आपको एलाबोरेट किया, खास करके इसलिए कि वो लिरिकल बैलाड से जुड़ा हुआ था। 1802 प्रीफेस टू पोएटिक डिक्शन। पोइटिक डिक्शन 1800। Are you getting my point? The concept of poetic diction, it came in 1800. That is what that is. उसको किसमें जोड़ा गया था, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में जोड़ा गया था। नाउ थर्ड ऑप्शन इज ही कंपोज सर मैंने सर हेलो सर पोएटिक या डिक्शन सर 1802 में पढ़ा था मैंने सर। विच बुक?
सर ये कहीं कहीं पर सर 1802 भी देता है और 1800 में भी देता है। वैसे सर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में ही आया था ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में 1800 में आया था और 1800 में ही उन्होंने पोएटिक डिक्शन को लेकर पोएट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल विल, तमाम बातें उन्होंने इसमें ये कही हुई थी। उसके बाद जो है आपका ओके सर वो तो अमेरिकन एडिशन था लिरिकल बैलेड का, एक और एडिशन जो अमेरिका में आया था वो 1802 में आया था, लेकिन वो उसका थर्ड एडिशन था। 1802 जो है लिरिकल बैलेड का थर्ड एडिशन था जो अमेरिका में आया था। बट आई डिडेंट फाइंड कि मुझे तो नहीं याद आ रहा है कि ये लिखा गया था कि अमेरिका वाले एडिशन में उन्होंने पोएटिक डिक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। 1802 केवल इसलिए फेमस है कि वह उसका एडिशन अमेरिका में आया था, लेकिन पोएटिक डिक्शन का कॉन्सेप्ट आई डिडेंट फाइंड। सर। किसी बुक में दे दिया है सर। Okay, now the next point which I would like to discuss with you, that is the option C. He composed the verse line "Child is the father of man" in Tintin Abbey. यह जो है गलत है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन सबसे पहले यह उनकी पोयम रेनबो में आता है, ना कि टिंटन अबे में आता। अब आप देखिए, अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में टिंटन अबे भी आएगा कि ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है, ये भी आएगा चाइल्ड द फादर ऑफ मैन, ये किसने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने कहा। लेकिन किस पोयम में कहा है, इसको उन्होंने सबसे पहली बार रेनबो में यूज किया हुआ है। तो हमें जो ध्यान में रखना है वह क्या चीज ध्यान में रखना है कि ही कंपोज द वर्ड्स लाइन चाइल्ड द फादर ऑफ मैन इन टिंटन अबे, नो रॉन्ग, बल्कि क्या होना चाहिए, रेनबो। आगे है टिंटन अबे इज अ ड्रामेटिक लिरिक फर्स्ट अपीयर्ड इन लिरिकल बैलाड, सही है। टिंटन अबे क्या है, ड्रामेटिक लिरिक है। टिंटन अबे एक जगह का नाम है जो कि क्या है, एक कवर्ड विद शैडोई ट्रीज, और वर्ड्सवर्थ के लिए वह एक सैक्रेड जगह है। वर्ड्सवर्थ उस जगह पर 1793 में जाते हैं, फिर 1798 में रिविजिट करते हैं 5 साल के बाद। इसीलिए उन्होंने यूज किया है 5 years have passed 5 summers with the length and again I here। उसके अलावा उसमें उनकी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ हैं जो केवल लिसनर का काम करती हैं, स्पीकर का काम जो करते हैं वर्ड्सवर्थ करते हैं। और ड्रामेटिक लिरिक जो होता है या टाइप ऑफ पोयम होता है जिसमें स्पीकर कौन होगा, पोएट खुद होगा और लोग लिसनर का काम करेंगे, इसीलिए इसको ड्रामेटिक लिरिक कहा जाता है। ड्रामेटिक लिरिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग में डिफरेंस मैंने बताया था कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में स्पीकर पोएट नहीं होता, कोई थर्ड पर्सन होगा, वह स्पीक करेगा और लोग लिसनर का काम करेंगे। जैसे यूलिसिस जो पोयम है वह ड्रामेटिक मोनोलॉग है, उसमें स्पीकर यूलिसिस है। जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस, उसमें स्पीकर ड्यूक है, पोएट खुद नहीं है। तो ये दोनों आंसर ड्रामेटिक लिरिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग में आपको कर लेना चाहिए। Coleridge was the bosom friend of Wordsworth, who made the distinction between fancy and imagination in his book Biographia Literaria 1817 in chapter number 14। बिल्कुल सही है। कॉलरिज का यह जो स्टेटमेंट है कि वह वर्ड्सवर्थ के दोस्त थे, उन्होंने एक किताब लिखा था बायोग्राफिया लिटरेरिया जो 1817 में आई, और उस किताब में उन्होंने फैंसी और इमेजिनेशन के बीच अंतर पैदा किया। ये बात बिल्कुल सही। फैंसी के लिए वो कहते हैं कि फैंसी मीन्स फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज। इमेजिनेशन को उन्होंने कहा है इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स। उसके बाद ऑप्शन एफ है द प्रील्यूड इज हिज ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। या बिल्कुल, किसका ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का है। प्रील्यूड 1805 में लिखा गया, 1850 में उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ। 2016 के पीजीटी में क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन यही पूछा गया कि द प्रील्यूड कब कंप्लीट हुआ है, तो प्रील्यूड 1805 ईस्वी में कंप्लीट हुआ है और 1850 में पब्लिश हुआ है। वह उनका स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी रहा है। प्रोफेसर एबरकॉम्बी ने इसको सब टाइटल दिया है जिसका नाम है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, और यह कितनी किताबों में है, 14 किताबों में है। किसमें लिखा गया है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। So in this way you came to know about what you came to know कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी गलत है। सी का सही क्या होना चाहिए, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये लाइन वर्ड्सवर्थ की है, लेकिन सही क्या है, रेनबो।
इसमें किसी सर, को लेके ये जो- कोई डाउट नहीं, मैं आगे किसने दिया है? Yes, सर, sir. ल्यूट का टाइटल जो आपने बताया किसने दिया है? द ग्रोथ ऑफ माइंड। प्रोफेसर एबरकॉम्बी, ओके सर। ABERCOMBIE, एबरकॉम्बी। और यहीं पे ओके आपको सर। एक और चीज ध्यान में रखना है, जो पोयम 3 इयर्स शी ग्रीव है विलियम वर्ड्सवर्थ का, उसका सब टाइटिल है एजुकेशन ऑफ नेचर, और यह जो टाइटिल दिया गया है प्रोफेसर पॉल ग्रेव के द्वारा दिया गया है। एजुकेशन ऑफ नेचर इज अ पोयम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसका ओरिजिनल नेम है 3 इयर्स शी ग्रीव, जो उसका सब टाइटिल है एजुकेशन ऑफ नेचर, उसको किसने दिया है? प्रोफेसर पॉल ग्रेव ने दिया है। गोपाल जी कुछ कह रहे हैं? जी गोपाल जी। Yes, sir. Sir, so far I can remember that you have told lyrical ballads published in 1798. Preface came Yeah. in 1800, and after that another Yeah. preface. No, another tag was included, and that was poetic diction, and it was in 1802. So far I can remember, and I have also written it in your book, sir. So please check it once again, sir. Okay, I would like to check it, but what I said ki in 1802, the third edition of Lyrical Ballad came, which published in America, and even after it, in 1805, another edition of Lyrical Ballad came. So if you are saying ki I have said ki in 1802 the concept of poetic diction came in 1802, so I will check it. ये तो बात सही है कि poetic Yeah. diction का जो कॉन्सेप्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया है। आप डेट को लेकर के कह रहे हैं, तो डेट को लेकर के 1800 या 1802 में वी हैव टू चेक इट। ठीक है, ओके, आई विल चेक। चलिए Yes, I have written, sir. Here Wordsworth gave the concept of poetic diction, and Coleridge criticized it for the first time. I have written it, sir. Yeah, Coleridge And, criticized this for the first time. Yeah. Yes, yes. And poetry is the image of man and nature. Poetry, every poet is a teacher. There is no distinction between prose and poetry except meter. And poetry is the meter, spontaneous sahi. overflow of powerful feelings. So all these things I have written. So please once again check it, sir. नहीं, यू और वट एवर यू हैव रिटन सब कुछ सही है, बस एक डेट को लेकर के क्वेश्चन है। बाकी ये तो सारी स्टेटमेंट वर्ड्सवर्थ के सब सही, उसमें कोई डाउट नहीं। एक डेट को लेकर के कि वेदर दिस इज 1800 और 1802। ठीक है, मैं इसको चेक कर लूंगा। आई विल चेक इट। आवाज जा रही है मेरी? एक्सक्यूज मी सर। जी, ये सर वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम्स है सर, इनकी फर्स्ट पोएम कौन सी होती है सर? वर्ड्सवर्थ की जो 19 पोएम है, इसमें फर्स्ट पोएम कौन सा, मतलब क्या ये जो ये है, क्या नाम है आपका, जो लिरिकल बैलेट का है? जी जी जी, लिरिकल बैलेट का। लिरिकल बैलेट का जो है, अगर आप मेरी किताब में जाएंगे तो उसमें पूरा का पूरा दिया हुआ है, एकदम सीरियल से दिया हुआ है। उसमें आप जाकर के चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। इस समय मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है कि उसमें की पहली और ये जो वो लास्ट है, वो लास्ट है। BR7 Sir, the writing of the Hanseatic Mariner. या लेट मी कंप्लीट। देखिए, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ लोग सही बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो है कंफ्यूजन। एक चीज ध्यान में रहा, जो ये कही जा रही है टिंटन अबे, वो एक अलग चीज है। जो क्वेश्चन जो है उनके द्वारा पूछा गया है, क्या नाम है, आई थिंक कि किसने क्वेश्चन किया हुआ है? सुनील सर, सुनील ने जो क्वेश्चन किया हुआ है वह दूसरी बात कर रहे हैं। सुनील का क्वेश्चन ये है कि जो 19 पोयम वर्ड्सवर्थ की आई हुई है, वो 19 पोयम में सबसे पहली पोयम कौन है? तो VR7 है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर 23 पोयम्स जो वहां पे आई हुई है लिरिकल बैलाड में, उस 23 पोयम्स में पहली पोयम कौन सी रही है? तो कॉलरिज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और जो लास्ट पोयम रही है वो कौन सी रही है? टिंटन अबे रही है। ये दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, ये हम सारे लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सुनील जी का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि 19 पोयम में से पहली पोयम जो है वर्ड्सवर्थ की कौन सी रही है? तो रकीम जी या किसी ने आंसर दिया VR7, वो बिल्कुल सही, एग्जैक्टली वही है, VR7 ही है। ओके Now, सर, थैंक यू सर।
हाँ, नाउ उसके बाद जो दूसरा चीज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्लाइड टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इम्पोर्टेंट एक्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा टर्म ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए अप्लाई किया जाता है जिसमें सीरियस और इम्पोर्टेंट एक्शन होगा। तो यह आपका क्या है, यह आपका ट्रेजिडी है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी सही है और 2016 के पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2016 के पीजीटी में आ चुका है, इसीलिए मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि इफ यू चेक द क्वेश्चन यू विल कम टू नो ये चीज आ चुकी है। अगर आप देखेंगे कॉमेडी के लिए क्या होता है, हैप्पी एंडिंग। ट्रेजी और कॉमेडी के लिए क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट, जिसको शेक्सपियर ने शुरू किया था। उसका एक एग्जांपल द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, जिसको लेकर के डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने उनकी बड़ी तारीफ की थी। और आप देखेंगे कि उन्होंने तारीफ में एक ऐसे लिखा था प्रीफेस टू शेक्सपियर करके, उसको मैंने अपने एक्सप्लेनेटरी नोट्स में सब दिया हुआ, ये सारी बातें वहां पे दी गई जितना भी आपसे करते चले आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स आर किंग्स बट ही थिंक्स ओनली वन मैन हु रिमार्क्ड इट फॉर विलियम शेक्सपियर। ये भी पीजीटी सैमुअल जॉनसन सर। 2016 का क्वेश्चन है। यस, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स आर किंग्स बट ही थिंक्स ओनली वन मैन हु रिमार्क्ड इट फॉर विलियम शेक्सपियर। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, मैंने आपको बताया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने बहुत तारीफ विलियम शेक्सपियर की किए हुए हैं। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा था प्रीफेस टू शेक्सपियर, उसमें उन्होंने उनकी ट्रेजिक कॉमेडी की तारीफ की है और साथ ही साथ और कई चीजों को, उनके रोमन प्लेस को या उनका वे ऑफ द प्रेजेंटेशन है उसको लेकर के उन्होंने तारीफ किया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू टेल यू कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन किस एज से बिलोंग करते हैं, एज ऑफ सेंसिबिलिटी से। उसे एज ऑफ इनलाइटमेंट कहा जाता है, जिसकी डेट 1745 से 1785 रही है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एसेइस्ट और क्रिटिक रहे हैं और फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी, उन्होंने पहली इंग्लिश डिक्शनरी लिखा जो कब आती है, 1755 ईस्वी में आती है। इसके अलावा जो और ऑप्शन में दिया गया है, बेन जॉनसन, वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के बड़े राइटर हैं और वो किस एज में बिलोंग करते थे, जैकोबियन एज में। जैकोबियन एज 1603 से 1625 रहा है। ड्राइडन के बारे में बता चुके हैं, एज ऑफ ड्राइडन या रिस्टोरेशन एज। मैथ्यू अर्नाल्ड मॉडर्न विक्टोरियन एज के पोएट है जिन्होंने कहा पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। उन्होंने बहुत सारी एल्जाइक पोएम्स लिखा है, उनकी पोएम में नोट ऑफ ह्यूमन मिजरी नजर आता। नाउ द लास्ट ऑप्शन, who called Shakespeare the largest and most comprehensive soul? Now the option B is correct, that is John Dryden. जॉन ड्राइडन ने ये बात कही है, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। ये भी 2016 का पीजीटी में पूछा जा चुका है। सो यू विल कम टू नो कि आई हैव टेकन ओनली 10 क्वेश्चंस, लेकिन इन 10 क्वेश्चंस में बहुत सारी बातें रही हैं। यहाँ पे एक पोएट टी.एस. एलियट का नाम आया है, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं कि टी.एस. एलियट मॉडर्न एज के क्रिटिक है, पोएट है, ड्रामेटिस्ट है। उन्होंने ड्रामा में पोइटिक ड्रामा को ईजाद किया, जिसमें उन्होंने पोइटिक ड्रामा जो था ग्रीक ट्रेजिक ड्रामा पर उन्होंने उसको फॉलो किया, कोरस का यूज किया, 3 यूनिटीज का यूज किया, पोइटिक लैंग्वेज का यूज करते हैं। उनके ड्रामा में क्लैश बिटवीन मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है। उन्होंने ग्रीक मिथ ऑरिस्टिसिया का जिक्र किया हुआ है और बहुत बड़े पोएट थे। द वेस्टलैंड उन्होंने लिखा जो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 433 लाइन है, 1922 में पब्लिश होती है, उसको मॉडर्न एपिक कहा जाता है। इसके अलावा उनकी पोयम बर्ट नाटन है, जीरोशन है, अजर्नी टू मेजाई है, लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रे प्रूफ्राग जो इंटीरियर मोनोलॉग है। इसके अलावा उनका क्रिटिकल एसे है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम है, थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी जो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट के नाम से जाना जाता है, मेटाफिजिकल पोएट जिसमें उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और यूज ऑफ पोइट्री, यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सैक्रेड यूज उनका क्रिटिकल वर्क रहा और उनको नोबेल प्राइज 1948 में मिला हुआ था। तो टी.एस. एलियट से भी रिलेटेड मैंने इतनी सारी बातें कर दी हैं। लास्ट में बचा हुआ जे.एस. इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी के बैनर तरह सारी चीजें हो रही हैं, कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, यह जो है प्रचार का एक तरीका है और कोई खास इसमें नहीं है। एंड नाउ जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आंसर्स अगर आपको याद होगा जितना मैंने एक्सप्लेन किया, एक बार मैं पढ़ दूंगा, आपको खुद पता चलेगा। ऑप्शन 7
आंसर 1 में ऑप्शन 7 इज रॉन्ग। क्यों? हीरोइक कपलेट वाज इंट्रोड्यूस्ड चौसर in his book Legend of Good Women and Canterbury Tales. Sir Thomas Yott introduced sonnet in England. So what I want to say, you can just go with these things. सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। Voice is not clear. Yes. सर जी, आवाज आवाज नहीं जा आ रही रही है। मेरी? अब जा रही नहीं है? आ रही थी सर, आप अब आ रही, अब आ रही अब आ रही है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आंसर नंबर 2 का एफ जो है चासरियन स्टैंजा 7 लाइन का होता है, ना कि 8 लाइन का, ये बताया गया था। आंसर नंबर 3 में है डार्क मिडिल एज कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1400 से 1450। वो आपको याद होगा, डार्क मिडिल एज का डेट गलत दिया गया था। इन दिस एज इंग्लिश लिटरेचर वाज बैरन एंड अनफर्टाइल, नो लिटरेरी कल्टीवेशन वाज डन इन दिस एज। द मिडिल एजेस कवर्स द पीरियड, जो मिडिल एजेस है वो 1066 से 1450 तक है। It is divided into 3 parts: एंग्लो-नॉर्मन 1066 से 1350, एज ऑफ चासर 1350 से 1400, डार्क मिडिल एज 1400 से 1450। तो इसमें मिडिल एजेस का डिवीजन भी बता दिया गया। और डार्क मिडिल एज को डार्क मिडिल एज क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है उस समय इंग्लिश लिटरेचर का कोई खास प्रोडक्शन वहां नहीं हुआ था, बल्कि वह जो है जमाना क्या था, बैरन और अनफर्टाइल था, अनप्रोडक्टिव था। आंसर नंबर 4 का सी है डडन इज द नेम ऑफ द रिवर, न कि शहर का नाम था जो वहां दिया गया था। उसके बाद आंसर नंबर 5 में है शेक्सपियर एंड फ्रांसिस बेकन वाज हिज कंटेम्परेरी। किसके कंटेम्परेरी? वहां पे एडमंड स्पेंसर का दिया गया था। मिल्टन वाज born in 1608 and died in 1674. मिल्टन belongs to Puritan age and Spencer Elizabethan age 1558 से 1603। आंसर नंबर 6 है restoration tragedy or heroic tragedy came in restoration age. King Charles II ruled over England in this age. He came back from France to England in 1660. This is why the age is known as Restoration Age. After the murder of his brother Charles I in 1649, he left England and got shelter in France. He reopened theatre in 1660. 1660 में थिएटर को रीओपन किया गया, which was banned in 1642, जो 1642 में बंद हो गया था। जॉन ड्राइडन was his official poet. जॉन ड्राइडन जो है उनके ऑफिशियल पोएट थे, who wrote Absalom and Achitophel in 1681, a political satire about the court of King Charles II. बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया, तब कोई कंफ्यूजन ना हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर के रखा गया। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन इज द पार्ट ऑफ रेनबो, अ ब्यूटीफुल लिरिक ऑफ वर्ड्सवर्थ। लेटर एंड इट वाज आल्सो यूज्ड इन ओड ऑन द इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। मतलब चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन को इस पोयम में भी इंट्रोड्यूस किया गया। दैट इज व्हाट, दैट इज ओड ऑन द इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। आंसर 8 जो है, आंसर 8 में क्या है? आंसर 8 में केवल आप देख रहे हैं कि ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ सीरियस एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो ट्रेजिडी है यह इमिटेशन है, किसका इमिटेशन है? सीरियस एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है। ट्रेजिक कॉमेडी इज द मिक्सचर ऑफ ट्रेजिक कॉमिक एलिमेंट। दिस genre of drama was started by Shakespeare. He wrote The Merchant of Venice, an example of tragicomedy. Dr. Samuel Johnson admired Shakespeare for writing such play in his critical essay Preface to Shakespeare. उसके बाद आंसर नंबर 9 का सी है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, अ लीडिंग एसेइस्ट ऑफ एज ऑफ सेंसिबिलिटी एंड फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी 1755 में। हिज एज वाज इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ एनलाइटमेंट। लास्ट है जॉन ड्राइडन, अ लीडिंग पोएट ऑफ रेस्टोरेशन एज, क्रिटिक, dramatist and poet. He was the first official poet and father of English criticism. He made popular two heroic couplets. Dr. Samuel Johnson called him father of English criticism. ये पढ़ लीजिएगा, अगर कहीं समझ में नहीं आएगा तो मुझे वो कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप अपना जो है फीडबैक क्लास को लेकर के जरूर से जरूर भेज दीजिएगा। Can't take any question or anything, just